नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीशचंद्र तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, मथुरा प्रसाद महाविद्यालय पहुंच। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक मैंने एनसीसी के वीडियोस बनाए हैं। मैं अर्थशास्त्र विषय का भी विद्यार्थी हूं, इसलिए अर्थशास्त्र विषय का एक पेपर होता है आर्थिक विचारों का इतिहास। हम लोग आर्थिक विचारों के इतिहास के ऊपर अब एक नई सीरीज बनाना शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। ये आर्थिक विचारों का इतिहास, हम लोग अर्थशास्त्र जानते हैं। प्रायः हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र का जन्म जो है 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक के साथ ही अर्थशास्त्र व्यवस्थित विज्ञान के रूप में हमारे समक्ष आ गया। लेकिन अर्थशास्त्र और आर्थिक चिंतन, आर्थिक विचार, इन दोनों में भेद है। आर्थिक चिंतन तो तब से हमारे संपर्क में आ जाता है जब से हमने आर्थिक क्रियाएं करनी शुरू कर दी, जबकि अर्थविज्ञान या अर्थशास्त्र तब आता है जब इसने एक व्यवस्थित रूप लेकर के विषय के रूप में हमारे समक्ष आया, जैसा कि एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखी थी वहां से आया। लेकिन आर्थिक क्रियाएं हम कब से कर रहे थे? आर्थिक क्रियाएं क्या है पहले ही समझ लें। आर्थिक क्रियाएं माने आमतौर पर आदान प्रदान की क्रियाएं, क्रय विक्रय की क्रियाएं, लेन देन की क्रियाएं जो हैं, आजीविका की क्रियाएं हैं, इन्हें हम आर्थिक क्रियाओं में मोटे मोटे तौर पर रख सकते हैं। अब हम अगर आगे बात करें तो ये जो आदान प्रदान की क्रियाएं हैं, एक्सचेंज जिन्हें कहते हैं, तो एक्सचेंज की क्रियाएं मानव सभ्यता के साथ ही लगभग प्रारंभ हो गई। तो यदि इस लिहाज से देखें तो आर्थिक चिंतन का इतिहास जो है ये इतना पुराना हो जाता है जब से हम एक मनुष्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं, तब से हम इसे ले सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको जब से ये चीज़ें लिखित में आई, जब से ये डॉक्यूमेंट्स में आई, वहाँ से भी यदि हम इन्हें देखें तो भी हम आर्थिक चिंतन के इतिहास को आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व से आगणित कर सकते हैं, कम से कम। क्योंकि 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके अमात्य कौटिल्य थे, और कौटिल्य ने जो राज्य को संचालित करने के लिए नियम, प्रशासनिक नियम, समाज व्यवस्था को चलाने के लिए नियम, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम बनाए, उन संकलित विचारों का एक जो शास्त्र बनाया, उस शास्त्र को नाम दिया उन्होंने अर्थशास्त्रम। ये अर्थशास्त्रम नामक पुस्तक ही अर्थशास्त्र के विचारों की पहली पुस्तक मानते हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो आर्थिक चिंतन का जो परंपरा है वो हमारे यहाँ अत्यंत प्राचीन है, और आर्थिक विचार जो हैं वो हमारे पास विषय के अस्तित्व में, विषय के रूप में अस्तित्व में आने के पूर्व भी बहुत सारे जो विचार हैं वो हमारे पास आ चुके थे। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, श्रम के नियम, मुद्रा, रोजगार, राजकोष आदि आदि पर अनेक विचार हमारे पास थे। प्राचीन आर्थिक चिंतन को वैज्ञानिक व व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले जो प्राचीनतम अर्थशास्त्री हैं उनमें सर्वप्रथम नाम कौटिल्य कहा जाता है। तो हम आज आर्थिक चिंतन का जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आचार्य कौटिल्य के आर्थिक विचार। आचार्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य, या हम आज की भाषा में प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री थे। 321 ईसा पूर्व उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई,
जिनमें राज्य की आय व्यय, शासन व्यवस्था, जनसंख्या, नगर संरचना आदि आदि किस प्रकार हों ताकि एक राज्य सुचारू और कुशलतम रूप से चल सके। इसके बारे में जो उनके विचार आए उन्हें ही उन्होंने अपने अर्थशास्त्रम नामक पुस्तक, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, में उन्होंने प्रस्तुत किया। आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र को बहुत ही व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं अपनी पुस्तक में। उन्होंने अपनी पुस्तक में लगभग 15 अध्याय लिखे, जिसमें 430 पृष्ठ हैं, और उन्होंने ये जो राज्य के आय व्यय की व्यवस्था है, राज्य के संचालन की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में अपनी पुस्तक के अंतिम 5वें भाग में पूरी प्रस्तुति दी है। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर एक ऐसा विचार दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो अर्थ है वो उसका मतलब जो हम आज लगाते हैं कि अर्थ का मतलब धन, संपत्ति, संपदा से है, तो कौटिल्य प्रारंभ में ही कह देते हैं कि अर्थशास्त्र धन संपत्ति नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र आजीविका, वह स्थान जहाँ आप निवास करते हैं, इससे संबंध रखता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से वित्त को इन्होंने यहाँ अभी शामिल नहीं किया। इन्होंने क्या कहा कि आजीविका और वह भूमि जिस पर आप निवास करते हैं, ये जो है ये अर्थ है। अर्थ कोई धन या संपत्ति नहीं है, अर्थ है आजीविका और निवास स्थान। इस अर्थ को उन्होंने, अर्थ की जो समस्त गतिविधि, अर्थ को जो है उन्होंने लगभग सभी क्रियाओं का, सभी गतिविधियों का केंद्र माना। उनका मानना था कि अर्थ के बिना राज्य का संचालन हो या परिवार की व्यवस्था हो, कुछ भी नहीं चल सकता। लिहाजा अर्थ सबसे आवश्यक है। उन्होंने अपने त्रिवर्ग सिद्धांत में बताया कि धर्म, अर्थ, काम, इन तीन का किसी राज्य को के संचालन के लिए इन तीनों का होना आवश्यक है। लेकिन इन तीनों में जो अर्थ है वो इन तीनों क्रियाओं का, धर्म, अर्थ और काम का, तीनों का मूल अर्थ है, और अर्थ से ही इन तीनों में संतुलन बनाया जा सकता है। अर्थ से हम धर्म को भी, हम अर्थ होगा तब हम धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक पुण्य, पूजा पाठ सब कर सकते हैं, और धन होगा तभी हम संसार की जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अगले बिंदु में कहा है कि राज्य की जो शक्ति है वो धन में निहित है, अर्थ में निहित है। जो राज्य जितना समृद्ध होगा, विकसित होगा, जिस राज्य के पास जितना धन होगा, अर्थात जितनी ज़्यादा लोग आजीविका में होंगे, जितने ज़्यादा लोग कार्य कर रहे होंगे, जितने ज़्यादा लोग अच्छे से रह रहे होंगे, वह राज्य उतना ही संपन्न, समृद्ध होगा, और जो इन चीज़ों में आगे होगा उस राज्य का, वह राज्य कल्याणकारी राज्य होगा। तो उन्होंने अर्थशास्त्र को सैद्धांतिक, केवल सैद्धांतिक नहीं माना। उनका मानना था कि अर्थशास्त्र ऐसी क्रियाएं हैं जो व्यवहार में ज़्यादा हैं, इनका सिद्धांत का बहुत मतलब नहीं है। इसमें हम नैतिकता और आदर्शवाद को अगर जोड़ देते हैं तो उनका कहना है कि हमें यहाँ नैतिकता और आदर्शवाद की बात नहीं करनी, हमें राज्य का संचालन, परिवार का संचालन, हमें उद्योगों का संचालन करना है, तो इसके लिए हमें व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र के व्यावहारिक क्षेत्र को ज़्यादा तवज्जो दी, तरजीह दी। तो इस तरीके से उन्होंने अर्थशास्त्र को इंट्रोड्यूस किया कि धर्म के अर्थशास्त्र में त्रिवर्ग सिद्धांत हो या राज्य शक्ति हो या व्यावहारिक दृष्टिकोण हो, सबका मूल कहाँ पे आता है? सभी का मूल आ जाता है आपका अर्थ पर, कि अर्थ है तो ये सारी क्रियाएं अच्छे से संचालित होंगी, और अर्थ नहीं है तो ये क्रियाएं संचालित होने में उतनी ही स्लो होगी। इसके बाद अगला आता है वार्ता। वार्ता
तत्समय उस समय वार्ता जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, जिसे हम आज जीडीपी या जीएनपी बोलते हैं, इसको बोलते थे वार्ता। अर्थात राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय आय को हम वार्ता कहते थे। और किसी भी अर्थव्यवस्था, वार्ता माने अभी समझ में आ गया, राष्ट्रीय आय, घरेलू उत्पाद या अर्थव्यवस्था, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ होते हैं, ऐसा कौटिल्य का मानना था। कौटिल्य कहते थे कि किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख अंग होते हैं, उनमें पहला कृषि है, दूसरा पशुपालन और तीसरा व्यापार। ये 3 क्रियाएं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। ये 3 अर्थव्यवस्था के मूल आधार हैं, क्योंकि इनसे होकर ही अर्थ निकलता है, समाज में संचालित होता है, समाज से सर्कुलेट होकर के पुनः इनके पास पहुंचता है। इस तरीके से आर्थिक प्रक्रिया चलती रहती है। इन तीनों में सबसे मूल वो मानते थे, 3 स्तंभों में सबसे मूल मानते थे कृषि। कहते थे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनका मानना था कि कृषि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो थोड़ा सा हम देते हैं और कृषि उसके बदले हमें हजारों गुना हमें उत्पादन देती है। तो कृषि वास्तव में आर्थिक क्रियाओं का आधार है, आर्थिक क्रियाओं का मूल है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए कृषि को राज्य जितनी सुविधाएं दे सकता है, वो सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करे। खास तौर से सिंचाई की सुविधाओं का विकास हो या हल बैल की उपलब्धता करा सकती है अगर राज्य सरकारें, तो कराएं। और व्यक्तियों के रहने की जो व्यवस्था है, वो अनुत्पादक भूमि, जिसे हम बंजर भूमि कहते हैं, निवेश शून्य भूमि कहते हैं, उस स्थान पर कराई जाए। रहने के लिए लोग बंजर भूमि का प्रयोग करें, राज्य उसकी व्यवस्था दे और उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाए, कृषि क्रियाएं करी जाए। और एक गांव में 100 से 500 परिवार ही रहें, इससे अधिक ना रहें। अब आज के ज़माने में हम अगर 500 परिवार एक गांव में बात करें तो ये अव्यावहारिक सी बात लगती है, क्योंकि आज गांव बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, आबादी इतनी ज़्यादा है। उस समय की आबादी, पूरे विश्व की आबादी 2, 4, 5 करोड़ रही होगी, और आज की आबादी, विश्व की आबादी 8 करोड़ हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य चाहे तो राज्य को भी कृषि करानी चाहिए। अगर राज्य के पास उपजाऊ भूमि नहीं है, वो बंजर भूमि पर भी श्रमिक लगा करके हल बैल, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करा के कृषि करा सकती है। इससे होगा क्या कि उत्पादकता बढ़ेगी, और इसकी देखरेख, इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसकी मॉनिटरिंग करने का कार्य दिया उन्होंने सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष एक अधिकारी होता था जो कि कृषि संबंधी क्रियाओं की देखरेख करता था। सीताध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो कृषि संबंधी क्रियाओं को देखे। इसके बाद दूसरा आता है आर्थिक स्तंभ जो है, वो है पशुपालन। पशुपालन को कौटिल्य का कहना था, राज्यों को पशुपालन को बढ़ावा देना आवश्यक है, पशुपालन को बढ़ाना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए। और जो पब्लिक हैं, पब्लिक को पशुपालन के लिए बढ़ावा देना चाहिए। पशुओं के लिए अभयारण्य होने चाहिए जहां वे अपना घास खा सकें, स्वतंत्र विचरण कर सकें, क्योंकि पशु ही कृषि के लिए सबसे मूल संसाधन के रूप में काम करते हैं। क्योंकि जो बैल हैं वो पशु ही हैं, मीन्स हमें जो जानवरों से जो मेल मिलेंगे वो हल जोतने के काम आएंगे, और जो गाय माता होंगी वो दुग्ध या दूध देंगी, जो कि समाज की और बच्चों के लिए आवश्यक आहार है। तो पशुपालन से 2 काम होंगे, एक तो कृषि के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाएगा, और दूसरा दूध की जो उपलब्धता है वो राज्य में पर्याप्त हो पाएगी। इसलिए पशुपालन को बढ़ावा दिया।
इसके बाद तीसरा था, और इनका व्यापार भी बहुत होता था, पशुओं का व्यापार होता था, पशुओं के बड़े बड़े बाजार लगते थे। पशु अर्थात पशुपालन अर्थात एक बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें क्रय विक्रय का बड़ा तादाद में होता था। इसके बाद व्यापार, तीसरा स्तंभ रखा व्यापार। व्यापार किसी राज्य को शक्तिशाली बनाता है निसंदेह, क्योंकि व्यापार जब करेंगे तभी राज्य शक्तिशाली होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य जो हैं, उन राज्यों में जब व्यापार के द्वारा आयात व निर्यात करेंगे तो हमें विदेशी मुद्रा भी व्यापार से प्राप्त होगी या विदेशों से मुद्राएं प्राप्त होंगी। उसके अलावा किसी राष्ट्र की संपन्नता जो है वो उस राष्ट्र में यदि व्यापार समृद्ध है तो इसका मतलब उस राष्ट्र में उत्पादन हो रहा है तभी व्यापार हो पाएगा, और इस तरीके से व्यापार को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके साथ ही व्यापार पर नियंत्रण रखना भी ज़रूरी है। बोला व्यापार पर नियंत्रण रखना, क्योंकि व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति करी, उसको बोला पंडाध्यक्ष। पंडाध्यक्ष जो है वो व्यापार का नियंत्रण करता था, व्यापार की क्रियाओं का नियंत्रण करता था। इस तरीके से आचार्य कौटिल्य ने वार्ता के बारे में अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया है। और इसके बाद अब आते हैं हम, उन्होंने राज्य की कर प्रणाली। कर प्रणाली क्या है? किसी भी राज्य के संचालन के लिए आय की आवश्यकता होती है, रेवेन्यू की आवश्यकता होती है, आगम की आवश्यकता होती है। इस आगम को पूरा करने के लिए जो कर है वो मूल स्रोत होते हैं। तो एक कर प्रणाली कौटिल्य ने बनाई कि इसके द्वारा राज्य को आय प्राप्त होगी, क्योंकि राज्यों को कई खर्चे भी व्यय भी करने पड़ते हैं, इसलिए आय आवश्यक है। तो कर प्रणाली में उन्होंने कर प्रणाली को आवश्यक बताया और साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के कर लगाए, जैसे भूमि कर, नदी पुल सड़क आदि के प्रयोग पर कर लगाया, वनों के प्रयोग पर कर लगाया, चुंगी शुल्क, आयात कर, और इसके साथ साथ विजित राष्ट्रों पर भी जो कर लगाए जाते थे, ये विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। ये कर क्या, इनके द्वारा राष्ट्र को आय प्राप्त होती थी। कर वसूलने का जो कार्य है वो समाहर्ता नामक अधिकारी को दे दिया गया। समाहर्ता कर वसूलता था और राज्य में जमा करता था। एक अच्छी व्यवस्था थी। विभिन्न करों को निश्चित कर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी कितना भी कर वसूलेगा। कर की समय और मात्रा दोनों निश्चित कर दी गई, अर्थात कर की दर निश्चित थी। करारोपण प्रणाली निश्चित और न्यायपूर्ण थी। अगर कोई व्यक्ति कर प्रणाली से बचता था या चोरी करता था तो उसको दंड देने का प्रावधान भी था। कौटिल्य जितना समाज के लिए सोचते थे वो अपनी नीतियों में स्ट्रिक्ट भी थे। लिबरल और स्ट्रिक्ट दोनों उनके विचार में थे। वो समाज को जहाँ सुविधाएं मिल सकती हैं उनमें भी पीछे नहीं हटे, लेकिन अगर समाज या व्यक्ति कोई चोरी करना चाह रहा है, कोई चीज़ों का छिपाव करना चाह रहा है तो उसको भी छोड़ते नहीं थे, उसको भी वो तो इसके बाद जो आचार्य कौटिल्य हैं उन्होंने श्रम और मजदूरों की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने विचार दिए। उन्होंने श्रमिकों के लिए स्पष्ट कर दिया कि नहीं, श्रमिक अगर कार्य करेगा तो उसको निश्चित मजदूरी, नियत मजदूरी मिलनी चाहिए। जैसा वो कार्य कर रहा है, जितना समय दे रहा है, उसके आधार पर उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर उसके आधार पर उसे मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये इसके लिए उन्होंने एक दंड का भी प्रावधान रखा और इसकी निगरानी करने के लिए निरीक्षक की भी नियुक्ति करी है। दोनों तरीके की व्यवस्था देखिए। पहले वो कहते हैं कि छुट्टी के दिन यदि मजदूर से कार्य कराया जाएगा तो उसको अतिरिक्त वेतन देना होगा। खेतिहर मजदूर हो तो उसको कृषि उपज का 1/10 भाग मजदूरी के रूप में दिया जाना चाहिए। व्यापारी को बिक्री से प्राप्त जो लाभ होगा उसका 10% या 1/10वां भाग मजदूरी के रूप में देना होगा। इसी तरीके से पशुपालक को भी अपनी उत्पन्न आय का 1/10 भाग मजदूर को मजदूरी के रूप में देना होगा। उन्होंने मजदूरी लगभग 10% निर्धारित कर दी उपज या आय या लाभ का। साथ ही उन्होंने कह दिया कि मजदूरी लेकर यदि कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है तो उसको दंडित किया जाए, उसका अंगूठा काट लेना चाहिए, अंगूठा काट लेना चाहिए। और यदि कोई
श्रमिकों का शोषण करता है, तो इसके लिए उन्होंने निरीक्षक की नियुक्ति कर दी कि निरीक्षक देखेगा कहीं श्रमिकों का कोई शोषण तो नहीं हो रहा है। साथ ही वो समाज के लिए बहुत सोचते थे, क्योंकि राज्य की बात कर रहे थे ना, तो मजदूरों के साथ साथ उन्होंने जो राज्य में वृद्ध थे, जो विधवाएं थीं, जो अनाथ थे, जो बीमार व्यक्ति थे, जिनका कोई नहीं था, उनकी भी व्यवस्था, रहने खाने पीने की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विचार दिया। कौटिल्य का अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो कौटिल्य के विचार बड़े वैज्ञानिक से लगते हैं। अगर कभी आपदा आ जाए, राष्ट्रीय आपदा आ जाए या कोई आपदा आ जाए, तो उस आपदा को पूरा या आपदा से निपटने का कार्य वो भी उनका राज्य का कार्य, जो आज सरकारें करती हैं वही कौटिल्य ने आज से 2500 वर्ष पहले कह दिया था। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक संसाधन व खाने। किसी भी अर्थव्यवस्था का जो राष्ट्रीय आय का आधार बनती है, वो मूल आधार बनती है, वो प्राकृतिक संसाधन बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो राज्य जितना प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है, जितना खान, वन संपदा, जल संपदा, खनिज आदि में जितना संपन्न है, जितना समृद्ध है, उसके यहाँ उतना ही उत्पादन की क्रियाएं आसान हो पाएंगी, सस्ती हो पाएंगी और ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा, ज़्यादा समृद्ध हो पाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन और खानों पर नियंत्रण और अधिकार राज्य का था। सोना, चांदी, तांबा और लोहा जैसी जो धातुएं थीं, इनके खनन पे पूर्ण नियंत्रण राज्य का था। राज्य ही इनका खनन करेगा और कोई नहीं कर सकता। वन तथा वनौषधि पर भी नियंत्रण राज्य का था। अर्थात प्राकृतिक संसाधन और खान इत्यादि जो भी थे, इन पर पूरा नियंत्रण किसका था? राज्य का था। राज्य ही उनका खनन करवाते थे, जो भी सामग्री जैसी आवश्यक होती थी उपयोग करते थे। इसके बाद है राज्य की आय के स्रोत। राज्य या कोई भी शासन, कोई भी सत्ता होती है, उसके आय के कुछ स्रोत होते हैं। तो उस समय कौटिल्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो आर्थिक व्यवस्था बनाई थी, उसमें सर्वाधिक आय कृषि उपज से प्राप्त होती थी, जो कि 40% थी। इसके बाद व्यापार और सीमा शुल्क से आय प्राप्त होती थी 25%, खाने और उद्योग से लगभग 20% और अन्य दंड कर आदि से भी 15% आय प्राप्त होती थी। इस प्रकार राज्य को जो आय की प्राप्ति है वो इन विभिन्न प्रकारों से होती थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौटिल्य ने जो विचार दिया, ये कि अगर सामूहिक विचार को मिलाएं तो कौटिल्य के सामूहिक विचार मिल करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। उन्होंने कृषि को, देखो, कृषि को उन्होंने निजी क्षेत्र में भी दिया और राज्य को भी दिया। उन्होंने उद्योग और व्यापार को स्वतंत्र भी किया कि कार्य करें व्यापारी, और इन दोनों को उन्होंने नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकारी भी बैठाए। तो कौटिल्य ने राज्य को चलाने के लिए निजी और सरकारी दोनों भागीदारी का प्रयोग किया है। कौटिल्य ने उत्पादन के लिए कहा कि राज्य को और निजी क्षेत्र, जिसमें किसान हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, वे उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही राज्य भी उत्पादन करेगा और दोनों मिल करके, दोनों क्षेत्र जो हैं, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों सह अस्तित्व में रहेंगे, सह अस्तित्व में काम करेंगे, तभी उत्पादन उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। मूल्य के नियंत्रण के लिए कौटिल्य ने स्पष्ट कह दिया कि मूल्य का जो नियंत्रण है, मूल्य वस्तु की कीमत जो है उसमें लाभ अधिकतम 10% होगा। घरेलू वस्तु पर 5% लाभ कमाया जा सकता है और विदेशी वस्तु जो है उस पर 10% लाभ कमाया जा सकता है। यदि इससे अधिक किसी ने लाभ कमाने का प्रयास किया तो उसको दंड दिया जाएगा। अब देखिए, कौटिल्य की व्यवस्था में दंड है, पुरस्कार भी है, दोनों चीज़ें हैं। आप लाभ भी लीजिए, लेकिन नियंत्रित मूल्य पर, मूल्य को नियंत्रित करने के लिए उनका कि मूल्य पर इतना लाभ आप ले सकते, इससे ज़्यादा लाभ नहीं ले सकते। व्यापार पर जो नियंत्रण है उसके लिए उन्होंने पंडाध्यक्ष की नियुक्ति करी, पहले भी बताया था। वो मूल्य पर नियंत्रण रखता था, देखता था कहीं कोई निश्चित सीमा से अधिक लाभ लेने का प्रयास तो नहीं कर रहा। इसके बाद आता है राज्य नियमन। राज्य ने मुद्रा की जो ढलाई है,
सिक्कों की जो ढलाई है, उस समय चांदी और तांबे के सिक्के वो प्रचलन में थे, तो इनकी ढलाई आमतौर पर हर कोई नहीं कर सकता था, इनके लिए सरकारी टकसाल थे। वहीं से ये मुद्राएं छपेंगी और फिर अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन में आएगी। तो टकसालों की स्थापना कराई। कोई भी वस्तु अगर बाजार में आ रही तो उसमें गुणवत्ता है कि नहीं, तो गुणवत्ता की जांच होती रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई राज्य में। वस्तु की जो मापतौल हो रही है वो सही हो रही कि नहीं, उसके लिए मापतौल विभाग भी उन्होंने बनाया और उसका कार्य था बांट इत्यादि को बनाना, और उसके बाद उनका समय समय पर निरीक्षण करते रहना कि सभी जगह जो बांट चल रहे हैं वो सही हैं, उनमें वेट कम करके तो नहीं उनको चलाया जा रहा है। और जो नाप तौल और बांट को बनाने का निरीक्षण का कार्य था, उसके लिए एक पोतवाध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। पोतवाध्यक्ष वह अधिकारी जो बांट निर्माण और बांट की निरीक्षण करने का कार्य था, पोतवाध्यक्ष। और इसके बाद आता है लोक कल्याण। कौटिल्य के जितने भी अभी हम आर्थिक विचार देख चुके हैं, उनमें जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं में कभी अगर कोई वस्तुओं की कीमतें बहुत ऊपर ना उठ पाएँ, वृद्ध, अनाथ, विधवा, निराश्रित, इन सब के लिए व्यवस्थाएं बनी रहें, लोगों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था आदि बनी रहे, तो इन सब कार्यों को किया। तो ये सारे कार्य जो हैं वो लोक कल्याणकारी कार्य थे। तो कौटिल्य ने जो ये सारे काम किए, सारी जो ये सारी व्यवस्थाएं दी, वो क्यों दी? ताकि एक राज्य बहुत अच्छे से चल सके। कौटिल्य के ये विचार ऐसे विचार हैं जिनको यदि हम समीक्षा करते हैं, जिनको यदि हम मूल्यांकित करना चाहें, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में देखना चाहें, तो आज भी हम देखते हैं कि चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार हो, तो हमारी अर्थव्यवस्था आज मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचार से ही चल रही है। अगर निरीक्षण की बात हो तो इंस्पेक्टर पद्धति हमारे यहाँ चल रही है, क्योंकि इंस्पेक्शन हर जगह ज़रूर, अगर इंस्पेक्शन नहीं रखा जाएगा तो लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं अपने अधिकारों का, अपने जिम्मेदारियों का। उन्होंने निजी क्षेत्र की बात की, कौटिल्य ने सार्वजनिक क्षेत्र की बात करी, लाभ का निर्धारण किया कि लाभ ऐसा नहीं है कि आप किसी वक्त पर कितना भी लाभ दे सकते हो, उन्होंने निर्धारित कर दिया कि इतना इतना। कर व्यवस्था के बारे में जो ये विचार है, किसी राज्य को संचालित करने के, उन्होंने कितने बढ़िया से राज्य को संचालित करने के लिए करों की भी व्यवस्था करी और व्ययों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था करी, कहाँ कहाँ व्यय करना। कर के लिए उन्होंने बताया कि चाहे सड़क, पुल हो, या आपके व्यापार हो, या कृषि उपज हो, जो भी क्रियाएं हैं, चाहे आयात हो रहे हों, इन सब पर कर लिया जाना चाहिए। अगर किसी राष्ट्र को विजय कर लिया, जीत लिया, तो उससे भी कर लिया जाना चाहिए। इन सब से किसी राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, किसी राज्य को आय प्राप्त होती है। इसके बाद वो व्यय करते हैं। इसके बाद और एक बात बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य के जो व्यय हैं वो आय से अगर कम हैं तो उस पैसे को बचा के अलग रख देना चाहिए। उसको ऐसा नहीं कि उसको कहीं भी खर्च करना है। ये कौन सा बजट हुआ? इसको हम आधुनिक में अतिरेक का बजट कहते हैं। उन्होंने घाटे के बजट की भी बात करी। उन्होंने बताया कि अगर किसी राज्य में आवश्यक हो और आय कम हो और व्ययों को ज़्यादा व्यय करने की आवश्यकता हो, तो उन्हें ऋण ले करके घाटे के बजट बनाने चाहिए। ये सारे विचार एडम स्मिथ, जो हम आज एडम स्मिथ से लेके आज तक पढ़ रहे हैं, ये विचार 2500 वर्ष पूर्व आचार्य कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दे दी। अगर हम अर्थशास्त्र की पुस्तक को हम उठाकर जब हम आज मूल्यांकित करते हैं, तो आज के विचार उनके विचारों को लेकर ही आगे बढ़े हैं। उनमें कुछ परिष्करण हैं। चाहे टकसाल की बात कर लो, टकसाल भी आज, चाहे बांट मापतौल की बात कर लो, क्वालिटी कंट्रोल की बात कर लो, उत्पादन की बात, हर जगह तो कौटिल्य के विचार आज भी उसी प्रकार प्रासंगिक हैं जैसे पूर्व में, आज से 2500 वर्ष पूर्व थे, जो उन्होंने शासन सत्ता को चलाने के लिए बनाए।
और बड़ी बात तो ये है कि आज तो हमें इतने अपने अध्ययन, अपनी पुस्तक लिखने के लिए इतने पुराने प्राचीन पुस्तकें मिल जाती हैं, उनके टाइम पे तो ऐसा नहीं। तो कौटिल्य एक बहुत ही मूर्धन्य विद्वान, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, मर्मज्ञ व्यक्तित्व थे। तो आज की जो विषय है आज यहीं संपन्न होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे।